14 अगस्त 2005 सुबह के 6:07 पर साइप्रस कंट्री के लर्निका शहर से पैसेंजर एयरक्राफ्ट हेलियोस 522 टेक ऑफ करता है। ये एयरक्राफ्ट ग्रीस के एथेंस शहर की तरफ जा रहा है, जिसमें करीब 1.5 घंटे लगने वाले हैं। इस एयरक्राफ्ट में 121 लोग ऑन बोर्ड हैं, जिनमें 115 पैसेंजर्स, 4 कैबिन क्रू और 2 पायलट्स हैं। टेक ऑफ के 25 मिनट बाद करीब 6:23 पे ये एयरक्राफ्ट 34,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और अपने डिसाइडेड पाथ पे उड़ रहा होता है। टेक ऑफ के 1.5 घंटे बाद 7:37 पे ये प्लेन एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाता है और होल्डिंग पैटर्न में घूमना शुरू कर देता है। होल्डिंग पैटर्न एक ऑल पाथ है, जिसमें किसी भी प्लेन को लैंडिंग की परमिशन का वेट करते वक्त एयरपोर्ट के ऊपर घूमते रहना होता है। एथेंस एटीसी हेलियोस 522 को कांटेक्ट करके लैंडिंग परमिशन ग्रांट करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बिना किसी भी राब्ते के ये प्लेन होल्डिंग पैटर्न में घूमता रहता है। 15 मिनट के बाद एक अलर्ट जारी किया जाता है और एयरफोर्स के 2 F-16 जेट्स भेजे जाते हैं एयरक्राफ्ट को चेक करने के लिए। दोनों F-16 एयरक्राफ्ट के पास पहुंचते हैं और कुछ चौंका देने वाली बातें रिपोर्ट करते हैं। वो रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन में कोई भी एक्सटर्नल डैमेज नहीं है, लेकिन कैप्टन की सीट खाली है और फर्स्ट ऑफिसर आगे की तरफ झुका हुआ है, जो कि बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा। इसके अलावा कोई भी पैसेंजर F-16 जेट्स को देखकर रिएक्ट नहीं कर रहा है। कई पैसेंजर्स ऑक्सीजन मास्क लगाकर बैठे हैं और वो भी बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे हैं। कुछ देर बाद F-16 पायलट्स देखते हैं कि एक आदमी बिना ऑक्सीजन मास्क के कॉकपिट में घुसता है और वो कैप्टन की सीट पे बैठ जाता है। वो हेडफोन्स पहनता है और सामने लगे हुए कंट्रोल्स को यूज करते हुए दिखता है। F-16 पायलट्स अपने हाथ के इशारे से उसे नीचे लैंड करने के लिए कहता है, जिसके रिप्लाई में कैप्टन सीट पर बैठा हुआ शख्स अपने हाथ से नीचे की तरफ पॉइंट करता है। इतने में ये एयरक्राफ्ट नीचे की तरफ गिरने लगता है और क्रैश कर जाता है। ये हादसा प्लेन में मौजूद सभी 121 पैसेंजर्स की जान ले लेता है और पीछे छोड़ जाता है कुछ गहरे सवाल कि आखिर टेक ऑफ के बाद उन 1.5 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि सभी पैसेंजर्स और फर्स्ट ऑफिसर हिलजुल नहीं रहे थे। कैप्टन की सीट खाली क्यों थी और कॉकपिट में घुसने वाला वो शख्स कौन था और कॉकपिट में वो क्या कर रहा था। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें 8 घंटे पीछे जाना होगा। सुबह के 1:25 पर यही हेलियोस 522 लंदन से 2.5 घंटे की उड़ान भरकर साइप्रस में लैंड करता है और इस फ्लाइट के क्रू को फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। वो ग्राउंड इंजीनियरिंग टीम को रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन के राइट सर्विस डोर की सील फ्रीज हो जा रही थी और फ्लाइट के दौरान ये डोर आवाज भी कर रहा था। किसी भी प्लेन में जितने भी डोर्स होते हैं उनका अच्छे से बंद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना केबिन का एयर प्रेशर लीक हो सकता है। लेकिन क्या है ये केबिन एयर प्रेशर? इस हादसे को डीपली समझने के लिए हमें केबिन एयर प्रेशर को समझना होगा। आपने फोटोज देखी होंगी कि जब कई माउंटेनियर्स हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो उन्हें सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है, इसलिए कि उतनी ऊंचाई पे एयर प्रेशर बहुत कम होता है। एयर 3 कंपोनेंट से बनती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन, जिसमें ऑक्सीजन का हिस्सा या कॉन्सेंट्रेशन 21% तक होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी हाइट या एल्टीट्यूड बढ़ता है, एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं, जिससे हमें नॉर्मली सांस लेने से भी पहले से कम ऑक्सीजन मिलती है। 29,000 फीट की माउंट एवरेस्ट की चोटी पर एयर प्रेशर 3 गुना कम होता है, जिससे हाइपोक्सिया का खतरा होता है। हाइपोक्सिया में इंसान के बॉडी पार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाते और इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। इसीलिए माउंटेनियर्स को ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन ज्यादातर एयरक्राफ्ट माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट में मौजूद पैसेंजर्स बिना किसी ऑक्सीजन मास्क के इजीली सांस ले सकते हैं। पर कैसे? कैबिन एयर प्रेशराइजेशन की वजह से प्लेन के इंजन हवा को आगे से खींचकर तेजी से कंप्रेस करके पीछे की तरफ धकेलते हैं, जिससे प्लेन आगे की तरफ बढ़ता है और इसी इंजन से कंप्रेस होने वाली कुछ एयर को कैबिन के अंदर पंप कर दिया जाता है ताकि प्लेन के अंदर एयर प्रेशर मेंटेन रहे। कैबिन प्रेशर को आउटफ्लो वाल्व के जरिए कंट्रोल किया जाता है। जरूरत से ज्यादा प्रेशर होने की वजह से वाल्व को खोल दिया जाता है ताकि एयर प्रेशर कम हो सके। कैबिन एयर प्रेशराइजेशन सिस्टम जो ये इंश्योर करता है कि क्रू और पैसेंजर्स के सांस लेने के लिए कैबिन के अंदर इनफ प्रेशर हो। कहानी पे वापस आते हैं। 44 साल के इंजीनियर एलन एरविन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है हेलियोस 522 के डोर को इंस्पेक्ट करने की। वो डोर का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं और फिर कैबिन प्रेशराइजेशन लीक चेक करते हैं, ये चेक करने के लिए कि इस डोर से कैबिन का एयर प्रेशर लीक तो नहीं हो रहा। इस टाइम ये प्लेन जमीन पर था और इसके इंजन्स भी बंद थे, इसीलिए बिना प्लेन के इंजन्स को यूज किए प्लेन को प्रेशराइज करने के लिए इंजीनियर ऑक्सिलरी पावर यूनिट यानी APU का यूज करता है।
CPU किसी भी प्लेन को तब एनर्जी प्रोवाइड करता है जब उसके इंजन्स बंद हो। होने वाले टेस्ट में इंजीनियर प्लेन के प्रेशराइजेशन सिस्टम को ऑटो से मैनुअल मोड पे डाल देता है। इस टेस्ट में ग्राउंड इंजीनियर को प्लेन या प्लेन के डोर में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती और वो प्लेन को अगली फ्लाइट के लिए क्लियर कर देता है। लेकिन वो एक चीज भूल जाता है, रूल्स के हिसाब से ग्राउंड इंजीनियर को प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल से ऑटो मोड पे डालना था। एक्चुअली प्लेन के उड़ते वक्त प्रेशराइजेशन सिस्टम का ऑटो मोड पे होना बहुत जरूरी होता है ताकि प्लेन अपने एल्टीट्यूड के हिसाब से ऑटोमेटिकली कैबिन के एयर प्रेशर को मेंटेन कर सके। लेकिन ग्राउंड इंजीनियर गलती से उसे मैनुअल मोड में ही छोड़ देता है और ये सिर्फ एक इकलौती गलती नहीं थी बल्कि गलतियों की शुरुआत थी। करीब 5 बजे इलियोस 522 के 4 क्रू और 2 पायलट प्री फ्लाइट मीटिंग करते हैं और फिर वो प्लेन को सेटअप करने के लिए उसे बोर्ड करते हैं। इस फ्लाइट के कैप्टन थे 58 इयर्स ओल्ड हंस जर्गन मार्टिन, जिनके पास 35 साल और 16,900 आवर्स का एक्सपीरियंस था। और इस फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर थे 51 इयर्स ओल्ड पैम्पोस चारालम्बोस, जिनके पास करीब 17 साल और 7,500 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। प्लेन को टेक ऑफ के लिए तैयार करने के लिए दोनों पायलट्स की कुछ ड्यूटीज होती हैं जिसे प्री फ्लाइट प्रोसीजर कहते हैं। इस प्री फ्लाइट प्रोसीजर के दौरान फर्स्ट ऑफिसर की ड्यूटी थी ये इंश्योर करना कि प्रेशराइजेशन सिस्टम ऑटो पे हो, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर भी उसे मैनुअल मोड पे ही छोड़ देता है। प्री फ्लाइट प्रोसीजर के बाद प्री फ्लाइट चेकलिस्ट को एग्जीक्यूट करना होता है। बेसिकली दोनों पायलट्स को एक चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग एक कंट्रोल को चेक करना होता है और ये इंश्योर करना होता है कि उनकी सेटिंग करेक्ट हो। लेकिन इस चेकलिस्ट के बाद भी पायलट्स प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल पे स्विच नहीं करते। तो वह 6:07 पर फ्लाइट टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ के बाद पायलट्स को आफ्टर टेक ऑफ चेकलिस्ट एग्जीक्यूट करनी होती है। इस चेकलिस्ट का पहला आइटम ही प्रेशराइजेशन को चेक करना होता है, लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार भी उसे मैनुअल मोड पे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन इतने एक्सपीरियंस्ड पायलट इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? तीन बार चेक करने पर भी वो इतने इम्पोर्टेंट स्विच को अपनी पोजीशन पर क्यों नहीं ला पाते? और इसका आंसर है ह्यूमन साइकोलॉजी। इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से पायलट्स उस दिन एक्सपेक्टेशन बायस के विक्टिम बने थे। एक्सपेक्टेशन बायस होने से इंसान वो देखता या सुनता है जो वो यूजुअली देखने या सुनने की उम्मीद करता है, मगर रियलिटी कुछ और होती है। तो नॉर्मली प्रेशराइजेशन सिस्टम को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता था और वो हमेशा ऑटो मोड पे ही रहता था। इसीलिए पायलट्स के ब्रेन ने स्ट्रांगली एक्सपेक्ट किया हुआ था कि प्रेशराइजेशन ऑटो पर ही होगा। इतना स्ट्रांगली कि उनके ब्रेन ने तीन बार चेक करने पर भी ये मान लिया कि वो ऑटो पर ही है। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये भी पाया कि जब प्रेशराइजेशन मोड मैनुअल पे होता था तो वो एक ग्रीन लाइट से इंडिकेट होता था और ग्रीन लाइट जनरली किसी गलत इंडिकेशन का साइन नहीं देती। ग्रीन लाइट की जगह अगर मैनुअल मोड को इंडिकेट करने के लिए रेड लाइट का इस्तेमाल किया होता तो शायद रियलाइज हो जाता कि कुछ गलत है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि चेकलिस्ट का डिजाइन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था। उसमें प्रेशराइजेशन सिस्टम की सेटिंग को कई और दूसरी सेटिंग से साथ क्लब किया गया था और कई सारी सेटिंग्स को एक साथ क्लब करने से एक या दो सेटिंग्स के मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फाइनली ये भी पाया गया कि फर्स्ट ऑफिसर के रिकॉर्ड में मेंशन था कि वो ट्रेनिंग के दौरान एसओपीज को अच्छे से फॉलो नहीं करता था, चेकलिस्ट को एग्जीक्यूट करते वक्त गलतियां करता था, नॉर्मल सिचुएशंस पे ओवर रिएक्ट करता था और कॉन्फिडेंस लूज कर देता था। इन्हीं रीजंस की वजह से तीन बार भी चेक करने से पायलट्स ने प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल से ऑटो पे नहीं किया। लेकिन ये तो टेक ऑफ तक की कहानी थी। इसके बाद भी पायलट्स अपनी गलती को सुधार सकते थे, लेकिन उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। टेक ऑफ के 5 मिनट बाद प्लेन 12,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और तभी प्लेन का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग साइन चलने लगता है। दोनों पायलट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये वार्निंग तब मिलती है जब प्लेन ग्राउंड पर हो और टेक ऑफ करने के लिए रेडी ना हो। एक्चुअली में ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग थी ही नहीं, बल्कि ये केबिन एल्टीट्यूड वार्निंग थी। प्रेशराइजेशन सिस्टम मैनुअल होने की वजह से केबिन का प्रेशर तेजी से कम हो रहा था और केबिन एल्टीट्यूड वार्निंग तब मिलती है और प्लेन के एल्टीट्यूड के हिसाब से उसका प्रेशर कम होता है। कोइंसिडेंटली टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग और केबिन एल्टीट्यूड वार्निंग का साउंड एक जैसा ही साउंड करता था और इसीलिए पायलट्स कंफ्यूज हो गए। 2 मिनट बाद पायलट ग्राउंड इंजीनियर से कांटेक्ट करता है और उसे टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग के बारे में बताता है। प्लेन ऑटो पायलट पे होने की वजह से आगे भी बढ़ता जाता है और उसका एल्टीट्यूड भी ज्यादा होता जाता है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही कैबिन में लो प्रेशर की वजह से पैसेंजर्स के ऑक्सीजन मास्क रिलीज हो जाते हैं। ऑक्सीजन मास्क के रिलीज होने का साइन पायलट्स को कॉकपिट में भी मिलता है, लेकिन सेम टाइम पे ही लो प्रेशर की वजह से इक्विपमेंट कूलिंग सिस्टम भी काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि लो प्रेशर की वजह से उन्हें इनफ एयर ही नहीं मिलती इक्विपमेंट्स को कूल करने के लिए। पायलट्स को इक्विपमेंट कूलिंग सिस्टम को ऑफ करने की वार्निंग भी
भी मिलती है। इन दोनों वार्निंग का साथ में मिलने की वजह से पायलट्स का ध्यान अनफॉर्चुनेटली इक्विपमेंट कूलिंग ऑफ पे जाता है। अगर पायलट्स इस टाइम भी ऑक्सीजन मास्क रिलीज साइन देख लेते तो शायद इस वक्त उन्हें समझ आ जाता कि कैबिन का एयर प्रेशर लो हो चुका है, और लो एयर प्रेशर होने की वजह से पायलट्स को फौरन उनके पास मौजूद पोर्टेबल ऑक्सीजन मास्क को लगाना होता है ताकि वो कॉन्शियस रह के प्लेन को कंट्रोल कर सकें और अपने प्लेन की हाइट को कम कर सकें। लेकिन वो ऑक्सीजन मास्क का यूज ही नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि एयर प्रेशर लो हो रहा है, और उन्हें लगता है कि सारी प्रॉब्लम इक्विपमेंट कूलिंग की है। कैप्टन को लगता है कि इक्विपमेंट करंट के ओवरफ्लो की वजह से हीट हो रहे हैं, इसीलिए कैप्टन ग्राउंड इंजीनियर से प्लेन के सर्किट ब्रेकर की लोकेशन पूछता है ताकि वो उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कम कर सके और इक्विपमेंट को ओवरफ्लो से बचा सके। ग्राउंड इंजीनियर उन्हें बताता है कि सर्किट ब्रेकर कैप्टन की सीट के पीछे है, और फिर इसके बाद पायलट से कनेक्शन टूट जाता है। कैप्टन सर्किट ब्रेकर को चेक करने के लिए सीट से उठते हैं और हाइपोक्सिया से बेहोश हो जाते हैं। सिमिलरली फर्स्ट ऑफिसर भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ग्राउंड इंजीनियर बताता है कि कैप्टन से बात करते वक्त उनकी बातें ज्यादा सेंस नहीं बना रही थी, वो काफी कंफ्यूज लग रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि उस वक्त कैप्टन को ऑलरेडी हाइपोक्सिया के सिम्टम्स आने लग गए होंगे। खैर इसी दौरान ऑटो पायलट पे सेट प्लेन हाइट पे ऊपर जाते जाते 34,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच जाता है और एथेंस की तरफ आगे बढ़ता रहता है। 12 मिनट्स के अंदर अंदर पैसेंजर्स के ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी खाली होने लगते हैं, जिससे एक के बाद एक सारे पैसेंजर्स बेहोश हो जाते हैं। खैर इस दौरान ऑटो पायलट पे सेट प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर लेवल हो जाता है और एथेंस की तरफ आगे बढ़ता जाता है। सबसे 1 घंटे बाद प्लेन एथेंस एयरपोर्ट के ऊपर होल्डिंग पैटर्न में घूमने लगता है। कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलने से 2 फाइटर जेट्स आते हैं और उनकी सिचुएशन को रिपोर्ट करते हैं। कुछ ही देर बाद वो एक शख्स को कॉकपिट में घुसते हुए देखते हैं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियस प्रोडरोमो होता है, जो कि फ्लाइट में मौजूद पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स को यूज करके कॉकपिट में आ जाता है। प्लेन के कॉकपिट में आने से पहले तक वो कॉन्शियस रहता है। एंड्रियस के पास यूके कमर्शियल फ्लाइट्स का लाइसेंस होता है, लेकिन वो बोइंग के हेलियोस 522 को उड़ाने के लिए क्वालिफाइड नहीं था। फिर भी वो प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो F-16 के पायलट को इशारा करके बताता है कि प्लेन नीचे जा रहा है। इसके कुछ ही देर बाद प्लेन तेजी से डिसेंड करने लगता है। एंड्रियस प्लेन को सेफली लैंड तो नहीं करवा पाता, लेकिन वो प्लेन को एथेंस के अरब इलाके से दूर पहाड़ी इलाके में क्रैश करा लेता है। तो ये थी हेलियोस 522 की एक ट्रेजिक स्टोरी। छोटे से स्विच की गलत पोजीशन की वजह से और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली होने वाले कई कोइंसिडेंस के बाद ये प्लेन क्रैश हुआ। 121 लोगों की जान गई और ये ग्रीस की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक डेडली प्लेन क्रैश बना। इस इंसिडेंट के बाद बोइंग एविएशन इंडस्ट्री में काफी बड़े स्टेप लिए गए। पायलट ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया गया, वार्निंग सिस्टम को बेहतर बनाया गया, प्री फ्लाइट और आफ्टर टेक ऑफ चेकलिस्ट को भी सिंप्लीफाइड किया गया ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा खतरनाक हादसा देखने को न मिले। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।